बीजेपी संसदीय बोर्ड के ऐलान की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। संसदीय बोर्ड से गडकरी शिवराज को बाहर किया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। अब से कुछ वक्त पहले ये ऐलान किया जा चुका है बीजेपी संसदीय बोर्ड का, और इसमें जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है इस ऐलान के साथ ही कि संसदीय बोर्ड से नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया है। ये ऐलान जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने किया है बीजेपी की संसदीय बोर्ड का। और जो जानकारी इसमें जुड़ रही है वो ये, येदियुरप्पा सोनोवाल संसदीय बोर्ड में शामिल, साथ ही साथ नितिन गडकरी बाहर, शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया गया है। संसदीय बोर्ड के ऐलान के साथ ही येदियुरप्पा सोनोवाल और साथ ही संसदीय बोर्ड में के लक्ष्मण इकबाल लालपुरा को शामिल किया गया। सत्यनारायण जटिया और सुधा यादव, ये वो नाम है जो संसदीय बोर्ड में शामिल हुए, और नितिन गडकरी को बाहर किया गया है। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया गया है। यह ऐलान किया गया है बीजेपी संसदीय बोर्ड का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा, जिसमें येदियुरप्पा और सोनोवाल समेत के लक्ष्मण इकबाल लालपुरा, सत्यनारायण जटिया, सुधा यादव संसदीय बोर्ड में शामिल हुए हैं, और बाहर किया गया है नितिन गडकरी को और साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान को। यह ऐलान बीजेपी संसदीय बोर्ड का जेपी नड्डा द्वारा किया गया। बाहर का रास्ता गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को दिखाया गया, और के लक्ष्मण इकबाल लालपुरा समेत सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, येदियुरप्पा और सोनोवाल संसदीय बोर्ड में शामिल। ये ऐलान बीजेपी संसदीय बोर्ड का आपसे कुछ देर पहले किया जा चुका है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। तो बीजेपी द्वारा आपसे कुछ वक्त पहले ये ऐलान किया गया है, और इसी के साथ किस किस को बाहर किया गया वो नाम हम आपको बता रहे हैं, साथ ही किसको शामिल किया गया है। येदियुरप्पा सोनोवाल, के लक्ष्मण इकबाल लालपुरा, सत्यनारायण जटिया, सुधा यादव संसदीय बोर्ड में शामिल हुए, और शिवराज सिंह चौहान को, नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया है। हम वो लिस्ट बार बार फ्लैश कर रहे हैं। बीजेपी द्वारा संसदीय बोर्ड का जो ऐलान किया गया है जेपी नड्डा द्वारा, वो सूची, वो लिस्ट हम फ्लैश कर रहे हैं, वो नाम हम फ्लैश कर रहे हैं, जिसमें ऐलान किया गया है येदियुरप्पा सोनोवाल शामिल, के लक्ष्मण शामिल हुए हैं, इकबाल लालपुरा, सत्यनारायण जटिया शामिल हुए हैं, सुधा यादव भी शामिल हुई हैं। इस बार नितिन गडकरी को बाहर किया गया है, शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया है। अब से कुछ वक्त पहले यह ऐलान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा किया गया है। तो नई बीजेपी संसदीय बोर्ड का गठन किया गया, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इस ऐलान के साथ इस नई संसदीय बोर्ड में किस किस को जगह मिली है और कौन कौन बाहर हुआ है, वो जी न्यूज नाम सारे फ्लैश कर रहा है लगातार। हम वो सूची भी फ्लैश कर रहे हैं जिसमें किसको जगह इस नए संसदीय बोर्ड में मिली है। के लक्ष्मण इकबाल सिंह शामिल हुए हैं, गडकरी शिवराज सिंह चौहान बाहर हुए हैं, येदियुरप्पा सोनोवाल शामिल हुए हैं, के लक्ष्मण इकबाल लालपुरा शामिल हुए हैं, सुधा यादव इस बार नए संसदीय बोर्ड का हिस्सा रहेंगी, और इसके अलावा सत्यनारायण जटिया, जो ऐलान यहां पर किया गया उसमें इन नामों को शामिल किया गया, वो नाम हम फ्लैश कर रहे हैं। दोपहर 2 बजे की ये बड़ी जानकारी, नए संसदीय बोर्ड का ऐलान, किस किस को जगह, किसको बाहर का रास्ता। के लक्ष्मण इकबाल सिंह, सत्यनारायण जटिया, सुधा यादव नए बीजेपी संसदीय बोर्ड के गठन में ये मेंबर्स हैं, ये सदस्य हैं जिनके नाम जी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। वो लिस्ट हम फ्लैश कर रहे हैं। देखिए, हम लगातार आपको वो सूची दिखा रहे हैं नामों की। इस अनाउंसमेंट के साथ ही इस नए संसदीय बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, रविंद्र कुमार मेरे साथ है। रविंद्र, कई नामों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, नितिन गडकरी बाहर रहे, और साथ ही साथ यहां पर शिवराज सिंह चौहान इस नए संसदीय बोर्ड के गठन में इनके नाम शामिल नहीं है। ये सूची जारी हुई है, क्या इनपुट सामने आ रहे हैं, कुछ नए चेहरे भी नजर आते हुए?
बिल्कुल, देखिए संसदीय बोर्ड बीजेपी का सबसे सर्वोच्च निकाय बॉडी है जिसमें फैसले होते हैं और वो फैसले अंतिम फैसले होते हैं, चाहे वो किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हो या फिर प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा हो या फिर कोई भी अगर बड़ा इशू होता है तो संसदीय बोर्ड में फैसला होता है। और बात है कि इसमें से नितिन गडकरी को बाहर किया गया है, शिवराज सिंह चौहान को बाहर किया गया है और इनकी जगह पर जो जिनको लाया गया BS येदियुरप्पा एक बड़ा नाम है, हालांकि ये 80 साल से लगभग इनकी उम्र हो रही है। सर्बानंद सोनोवाल नॉर्थ ईस्ट से लाया गया, यंग है। ये लक्ष्मण इनको भी लाया गया, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया, ये थावर चंद गहलोत की जगह पर अगर कह सकते हैं तो लाएगा, क्योंकि एक अनुसूचित जाति और जनजाति से भी रखना है इसमें और एक महिला को भी रखा जाता है जिसे पहले सुषमा स्वराज थी, तो उनकी जगह पर सुधा यादव को लाया गया है। और BL संतोष महासचिव हैं संगठन, उनको सचिव बनाया गया है। तो ये काफी उलटफेर वाला भरा संसद बोर्ड कर सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा द्वारा किया गया है, क्योंकि काफी दिनों बाद ये घोषित किया गया है। कई लगभग कुछ सालों से ये संसदीय बोर्ड में कई पद रिक्त थे, जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, ये तीनों के स्वर्गवास होने के कारण से ये पद रिक्त था। वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बन गए, इसके कारण से थावर चंद गहलोत कर्नाटक के राज्यपाल बन गए। तो 5 वैकेंसी पहले से ही थी, 7 सदस्य मौजूदा थे, लेकिन 7 में से 2 को हटा दिया गया। पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी बड़ा नाम था, उनको हटाया गया। बिल्कुल रविंद्र कुमार, जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज के साथ जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी चूंकि इस नई टीम का ऐलान हुआ है, नए संसदीय बोर्ड की टीम का ऐलान हुआ, साथ ही पार्टी की नई चुनाव समिति का ऐलान हुआ है, जो नाम शामिल हुए हैं और जिन नामों की छुट्टी हुई है, मैं चाहूंगी वो नाम आप एक बार फिर से फटाफट साझा करें। मैं लौट रही हूं आपके पास, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों तक पहुंचाएं। JP नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया केंद्रीय चुनाव समिति का, केंद्रीय चुनाव कमेटी का भी ऐलान हुआ है। इसी पर मेरा सवाल था रविंद्र कुमार के पास, मैं जल्द लौट रही हूं। JP नड्डा अध्यक्ष, मोदी, राजनाथ सिंह, फडणवीस इसका हिस्सा है। तो यहाँ पर 2 बड़ी जानकारियां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी के नए संसदीय बोर्ड का ऐलान किया, साथ ही पार्टी की नई चुनाव समिति का भी ऐलान किया गया है और इसमें जो नाम शामिल हैं वो नाम हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं और रविंद्र कुमार मेरे साथ है। रविंद्र, नए बीजेपी संसदीय बोर्ड के गठन के साथ साथ केंद्रीय चुनाव समिति का भी गठन किया गया है, क्या क्या जानकारी, कौन कौन से नाम, मैं चाहूंगी आप विस्तार से बताएं और समझाएं। बिल्कुल, देखिए संसदीय बोर्ड के जितने सदस्य होते हैं ये सभी केंद्रीय चुनाव समिति के भी सदस्य ऑटोमेटिक होते हैं और इसलिए वैकेंसी थी संसदीय बोर्ड में, वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भी आपने देखा कि केवल 7-8 सदस्य ही उसमें मौजूद रहते थे। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति में पहले जोएल ओराम भी थे और शाहनवाज हुसैन भी। अब संसदीय चुनाव समिति का जो गठन हुआ है उसमें भी कई नाम हैं, इसमें जो वैकेंसी थी उसको लाया गया है। लेकिन जो उलटफेर है सबसे बड़ा, हमारे दर्शकों को भी समझना चाहते हैं कि नितिन गडकरी को जो हटाया गया है ये उसी तरह से है क्योंकि पूर्व अध्यक्ष जो होते हैं वो संसदीय बोर्ड के सदस्य रहते ही इतिहास में कह सकते हैं कि संसदीय बोर्ड से एक पूर्व अध्यक्ष वो भी इतने भारी भरकम कद के जो नेता हैं नितिन गडकरी, जो मंत्रिमंडल में भी जिनके कामों की सराहना होती है, उनको इससे हटाया गया है। ये आश्चर्यजनक बात मानी जा सकती है क्योंकि लगातार एक तो पार्टी के अध्यक्ष मंत्री भी हैं, कद्दावर नेता है, उनको हटा दिया गया। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, पुराने नेता हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, चेहरे हैं बीजेपी के, उनको इस संसदीय बोर्ड से हटाया गया। ये उनको लाया गया है वो ऐसे बड़े नाम नहीं है जो पार्टी के लिए एक बड़ा चेहरा होता है। तो संसदीय बोर्ड में लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जैसी शख्सियत। बिल्कुल रविंद्र, हम अगर बात करें BL संतोष की, पर्दे के पीछे रणनीति बनाने में माहिर माने जाते हैं, उनको मौका मिला है इस बार, उनको जो है शामिल किया गया है। ये भी एक बड़ी अपडेट जुड़ रही है, कई सारे नाम हम फ्लैश कर रहे हैं, BL संतोष उन नामों में से एक। नहीं, BL संतोष देखिए पार्टी संगठन में जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, अध्यक्ष होते हैं और महासचिव होते हैं, लेकिन महासचिव में जो संगठन महासचिव होते हैं, जो RSS के प्रचारक होते हैं, वो काफी महत्वपूर्ण पद होता है और BL संतोष उसी पद पर है। और जो संगठन महासचिव होता है वो संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का पदेन सदस्य होता है, यानी BL संतोष पदेन है। जो भी BL संतोष की जगह पर जो भी अगर संगठन महासचिव होगा वो संसदीय बोर्ड का मेंबर ऑटोमेटिक होता ही होता है, केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य होता ही होता है।
तो बीएल संतोष के नाम पर कोई असर नहीं है, क्योंकि उनको होना ही था दोनों में। क्या है तो वो भूमिका वो हमेशा अदा करते रहेंगे। अगर कुछ गलत लगता है तो वो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी सीधे तौर पे जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपर्क साध सकते हैं या अमित शाह तक भी पहुंच सकते हैं। दूसरा, शिवराज सिंह चौहान देखिए वो मुख्यमंत्री के पद पर है और अगले साल चुनाव भी है, तो उन्हें अपने राज्य में इस वक्त मेहनत करनी है। ऐसे में वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर अगर वो ध्यान देंगे तो वो स्टेट तो संसदीय बोर्ड में गडकरी शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं मिली है, ये ऐलान किया गया है। बीजेपी संसदीय बोर्ड का ऐलान किया गया है। संसदीय बोर्ड से गडकरी शिवराज बाहर हैं। येदियुरप्पा सोनोवाल संसदीय बोर्ड में के लक्ष्मण का नाम शामिल है। इकबाल लालपुरा भी इसमें शामिल है। हम नाम फ्लैश कर रहे हैं आपके सामने। बीजेपी संसदीय बोर्ड जिसका ऐलान अब से कुछ देर पहले किया गया है जेपी नड्डा द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और कौन कौन से सदस्य आगामी चुनावों के मद्देनजर टीम बीजेपी को और परिपक्व करने की पूरी तैयारी है। तो राजनाथ सिंह, वो नाम सारे हम फ्लैश कर रहे हैं जो नाम इस टीम का जो गठन किया गया है, जिन नामों का ऐलान किया गया है, कौन कौन से वो चेहरे, कौन कौन से वो नाम है। तो संसदीय बोर्ड में गडकरी शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं मिली है। तो 2024 के लिए टीम बीजेपी का जो ऐलान किया है, रविंद्र, आगामी चुनावों के मद्देनजर सेंटर से लेकर स्टेट तक जो सामंजस्य है, जो तालमेल है, उसको मजबूत करने के लिहाज से एक मजबूत टीम का ऐलान किया गया है। बिल्कुल। हालांकि संसदीय बोर्ड में बहुत कद्दावर नेता होते हैं। आज तक जो जब भी 1980 से बीजेपी का गठन हुआ था, जनसंघ के बाद जब जनता पार्टी में शामिल हुए, तो उसके बाद जब सेपरेट पार्टी का अस्तित्व में आई थी 1980 में वाजपेयी अध्यक्ष, के बाद से आज तक कहा जा सकता है कि इसमें कद्दावर नेताओं को ही जगह मिलती थी संसदीय बोर्ड में और केंद्रीय चुनाव समिति में। लेकिन इकबाल सिंह लालपुरा हो, सुधा यादव हैं, सत्यनारायण जटिया भले ही 7-8 बार के सांसद रहे हों, सर्बानंद सोनोवाल, ऐसे ये उस कद के नेता नहीं है जो संसदीय बोर्ड में रहा करते थे या जिनका नाम हमने सबने सुना था। बहरहाल इन सबको जगह दी गई है। और जो केंद्रीय चुनाव समिति की बात है उसमें भूपेंद्र यादव का कद बढ़ा है, उनको केंद्रीय चुनाव समिति में लाया गया है। ओम माथुर जो राज्यसभा के सदस्य हैं, जो गुजरात के प्रभारी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी अच्छे संबंध रहे उनको इसमें जगह दी गई। अभी हाल फिलहाल में ही उनका राज्यसभा की सदस्यता का टर्म जो था वो पूरा हुआ है। बाकी जितने सदस्य हैं संसदीय बोर्ड के, चाहे वो जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, राजनाथ सिंह, अमित शाह हो, बीएस येदियुरप्पा हो, सर्बानंद सोनोवाल, के लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जटिया और बीएल संतोष, ये संसदीय बोर्ड के जो सदस्य हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति के पदेन सदस्य होते ही हैं। इसमें जो नए सदस्य हैं वो भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, ओम माथुर और जो श्रीमती वंशी श्रीनिवास, ये महिला मोर्चा अध्यक्ष है, वो पदेन होती हैं केंद्रीय चुनाव समिति में। लेकिन जो 3 नाम आए हैं, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और ओम माथुर, ये कहीं न कहीं इनका कद बढ़ा है। देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से वहाँ सरकार बनी है, ओम माथुर पुराने बहुत कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, और भूपेंद्र यादव पहले महासचिव थे, अभी केंद्र में मंत्री हैं, इनका भी कद बढ़ाया गया, सनकन में बढ़ाया गया। तो इसका अर्थ है कि जोएल ओरांव की छुट्टी हो गई है। शाहनवाज हुसैन जो काफी समय से केंद्रीय चुनाव समिति में है, उनकी छुट्टी हो गई है। तो जिनकी शाहनवाज हुसैन और जोएल ओरांव की छुट्टी हुई है, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और ओम माथुर, ये नए चेहरे केंद्रीय चुनाव समिति में। तो दोनों जो काफी दिनों से पेंडिंग था, काफी समय से पेंडिंग था, चाहे वो संसदीय बोर्ड हो या केंद्रीय चुनाव समिति, इन दोनों का गठन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। हालांकि उनको कह सकते हैं कि अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल भी जो 3 साल का होता है जनवरी में खत्म होगा, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति का गठन किया है। आपने देखा कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने कार्यकारिणी सदस्यों की भी घोषणा की थी। तो जो एक संगठन की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति की। जो संसदीय बोर्ड का गठन हुआ है, केंद्रीय चुनाव समिति का गठन हुआ है, सर्वोच्च निर्णायक संस्था होती है ये। रविंद्र, मैं समझना चाहूंगी, चूंकि पूर्व अध्यक्ष को इस बार इस नए गठन में जगह नहीं मिली, हम नितिन गडकरी की बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे हैं, उनका इस गठन का हिस्सा ना होना, इस पूरी टीम का हिस्सा ना होना, इसके सांकेतिक मायने क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, इसका शिवराज सिंह चौहान जितने
सबसे सीनियर हैं उनको हटाया गया है। आपको मैं बस एक बार याद, पहले जो प्रधानमंत्री हैं मुख्यमंत्री के तौर पर वो संसदीय बोर्ड में थे सालों पहले, लेकिन जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष जब संसदीय बोर्ड की जब गठन किया था नए अध्यक्ष तौर पर, तो प्रधानमंत्री जो उसमें मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनको बाहर कर दिया गया था। तो मुख्यमंत्री जो कदावर होते हैं उनको करीब संसदीय बोर्ड में लाया जाता है, कभी किसी को बाहर दिया जाता है। इसी बार सबको लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको इसमें जगह मिल सकती है। निर्मला सीतारमण हो सकता है कि उनको इस बोर्ड में जगह मिल जाए महिला के तौर पर, लेकिन सबको दरकिनार करते हुए कहीं न कहीं सुधा यादव, हालांकि ये भी काफी पुरानी नेता है लेकिन उस कद की नहीं है सुधा यादव, ये कह सकते हैं जो संसदीय बोर्ड में स्थान पा सके। सत्यनारायण जटिया भी बहुत सीनियर 7-8 बार के सांसद हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर कह सकते हैं, काफी पुराने हैं। कद्दावर में स्टेट में रहे लेकिन उस कद के नहीं है, वो भी संसदीय बोर्ड में उनको जगह मिले। बिल्कुल रविंद्र, पुराने कद्दावर नेताओं को जगह न देना, कुछ नए चेहरों को मौका देना, 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जो बड़े बदलाव किए हैं उसमें शहनवाज हुसैन का नाम सूची में शामिल नहीं है। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय चुनाव समिति में शहनवाज हुसैन काफी समय से थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अभी अल्पसंख्यक समुदाय से थे वो संसदीय केंद्रीय चुनाव समिति में, लेकिन इस बार उनको जगह नहीं मिली है। आदिवासी समुदाय से आते थे जॉय लोरा, वो भी काफी समय से इस संसदीय केंद्रीय चुनाव समिति में थे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन कह सकते केंद्रीय चुनाव समिति में जो 3 नए सदस्य आए, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, देवेंद्र फडणवीस और ओम माथुर, ये तीनों का संगठन पर अच्छी समझ रखते हैं और जो केंद्रीय चुनाव समिति जो टिकटों का बंटवारा करता है, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा का हो, इन दोनों सीटों का जो केंद्रीय चुनाव समिति फैसला करता है उसमें इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। खासकर देवेंद्र फडणवीस अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की अच्छी पकड़ है उनको, गोवा, ये कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस की वही भूमिका होते जा रही है जो कभी प्रमोद महाजन हुआ करती थी संगठन में, जो महाराष्ट्र और गोवा को लेकर कोई चर्चा नहीं, सीधे प्रमोद महाजन जो फैसला कर लेते थे या फिर वो प्रधान वाजपेयी या अडवाणी से जो सलाह कर लेते थे उसको केंद्रीय चुनाव समिति में अंतिम मोहर लग जाती थी। तो कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह से होमवर्क करके ले आएंगे, किसी तरह से कोई चुनौती न रहे यहाँ पर, किसी तरह कोई परेशानी न हो, देवेंद्र फडणवीस को केंद्रीय चुनाव समिति में लाना एक अच्छा कदम कह सकते हैं। उसी तरह से ओम माथुर जो राजस्थान के हैं, काफी कद्दावर नेता है, वहाँ पर अभी राज्यसभा टर्म खत्म हुआ है, गुजरात के प्रभारी रहे हैं, झारखंड के प्रभारी अभी कुछ दिन पहले रहे, उत्तर प्रदेश के भी प्रभारी रहे हैं, वो कई राज्यों में उनके अच्छी पकड़ संगठन पर रही है, आरएसएस के काफी पुराने प्रचारक। बिल्कुल रविंद्र कुमार, मैं लौटूंगी आपके पास इस बड़ी खबर पर, सारी डिटेल्स आप साझा कर रहे हैं। इस बीच रविशंकर प्रसाद को आइए सीधे सुनवाते हैं, क्या कह रहे हैं। जेल के अंदर जाइए, गंभीर आरोप है और आप बेल के लिए प्रयास करिए। अब देखिए 5 साल बाद वो इसी केस के क्वॉशिंग के लिए आते हैं और यहां पर भी हाईकोर्ट ने 7/7/2022 को उनके क्वॉशिंग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और इसमें भी झूठ बोला गया कि 164 में हमारा नाम नहीं आया है, जबकि मैंने हाईकोर्ट के पुराने आदेश की प्रति दिखाई आपको, जिसमें लिखा हुआ है कि विक्टिम ने उनका नाम लिया है 164 में। उन्होंने सरेंडर क्यों नहीं किया? 5 साल हो गए। ये मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं, 16/2/2017 का आदेश था। हाईकोर्ट ने कहा था कार्तिक सिंह आपका अग्रिम जमानत की याचिका रिजेक्ट करते हैं, आप सरेंडर करिए। सरेंडर आपने क्यों नहीं किया? क्या मतलब है आपका? अब फिर देखिए क्वॉशिंग में रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी बात जो शर्मनाक है, निंदनीय है और एक स्कैंडल है, उसका मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। जिनका एंटीसिपेटरी बेल 5 साल पहले रिजेक्ट हो गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 3rd दानापुर ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका क्यों इंटरटेन की? पहली बात, मेरे पास ये कॉपी भी है, मैंने आपके पढ़ने के लिए फेयर कॉपी रखा है। और क्या लिखते हैं? आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत आवेदन संख्या में 12/8/22 के आदेश के द्वारा बिहटा कांड
थाना संख्या 859 में अभियुक्त कार्तिकेय कुमार को 1/9/22 तक नो कोएर्सिव प्रदान किया जाता है। क्या मतलब है इसका? हाईकोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट कर दिया, एंटीसिपेटरी बेल। आपको सरेंडर करने को कहा, आपने 5 साल तक नहीं किया। हाईकोर्ट ने फिर आपका क्वॉशिंग भी डिसमिस कर दिया। तो ये एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने कैसे आपका एंटीसिपेटरी बेल इंटरटेन किया, ये मैं सवाल उठाना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि यह आदेश कोर्ट के साइट पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर मैं बड़ा सवाल उठाना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका एंटीसिपेटरी बेल पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2017 के फरवरी में, आज से 5 साल पहले से अधिक, रिजेक्ट कर दिया गया। वो सरेंडर नहीं करते हैं। उनका क्वॉशिंग एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये 12/8 को यह आदेश आता कहां से? ये इसलिए आया कि उनका मामला हो गया था मंत्री बनने का, और उनको 16 अगस्त को सरेंडर करना था। तो मंत्री कैसे बनते? तो 16 अगस्त को सरेंडर नहीं किया तो उन्होंने ये एक ऐसा आदेश दिखाया है जो गैर कानूनी है, नल एंड वॉइड है। और मेरी अपेक्षा होगी पटना हाई कोर्ट से बहुत विनम्रता से इस मामले की जांच कराई जाए कि जब पटना हाई कोर्ट के 2 माननीय न्यायमूर्तियों ने 2017 में इनके एंटीसिपेटरी को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि आप सरेंडर करिए, और बाद में इनके क्वॉशिंग एप्लीकेशन को सरेंडर रिजेक्ट कर दिया, और 17 में हाईकोर्ट ने साफ कहा कि विक्टिम ने कहा है कि उनकी किडनैपिंग में कार्तिकेय सिंह की बहुत बड़ी भूमिका है, महत्वपूर्ण। और ये केस बहुत गंभीर है अपहरण का, जिसमें आपको आजीवन कारावास या कम से कम 10 साल की सजा होती है, तो आप सरेंडर नहीं करते हैं। और बाद में आप एडीजे का एक लेकर के आदेश आते हैं। मैं पटना हाई कोर्ट से अपेक्षा करूंगा कि इस एडीजे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अनुशासनहीनता की, न्यायिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ करने की। Would expect the Honorable Patna High Court to take a serious notice of this glaring lapse of an additional district judge who has sought to sit in judgment over the orders of Patna High Court, rejecting his anticipatory bail 5 years ago, and also the quashing application about quashing of the charge of kidnapping. यह है स्थिति। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। चंदन उगाएंगे तो चोर आएंगे, बेच नहीं सकते, ये सोचकर आप चिंतित हो क्या? अगर 130 करोड़ में चंदन उगाने वाले आपको सिखाएं तो देरी क्यों? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।